हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग मैंने इसके पहले भी क्लास 6 में भी आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें कुछ प्रीवियस क्लासेस से अगर आपको कवर अप करनी है तो आप लोग क्लास 6 की भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 में भी मैंने आप लोगों को डेटा हैंडलिंग बताया था। आप लोगों ने भी ऑलरेडी डेटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, टेली मार्क्स सीखे होंगे। आपने देखा होगा कि पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि मेरी स्क्रीन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बार ग्राफ्स कैसे होते हैं, पिक्टोग्राफ कैसे होते हैं, टेली मार्क्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलो, आज हम, अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग में हर चीज़ थोड़ा ब्रश अप करवाती हूँ। उसके बाद आपको एक मोड में लेकर चलती हूँ और एक ट्रैक पे लेकर आती हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारती मैडम यहाँ पर आ चुकी हैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए, बिल्कुल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आपको कुछ भी समझना है, कोई भी क्वेरीज है, या मैं आपको जो होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बट वीडियोस हमेशा देखने के लिए, कंटिन्यूसली देखने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके सबको हेल्प करो, शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा होगा। तो चलो, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें फटाफट से एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे स्टार्ट करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि हमें बहुत सारा जो डेटा है उसको हैंडल करना है। अब ये डेटा कैसा होता है, कहाँ से डेटा आता है, कौन सा डेटा है जिसे हमें हैंडल करना है। तो बहुत सारा डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बैट्समैन जब मैच खेलता है तो अगर हम देखें कि उसके 10 ओवर में कितने, हर ओवर में कितने कितने रन है, ठीक है। या हम ये देखें कि लास्ट 10 मैचेस में बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। या फिर सपोज जो बॉलर है उसने लास्ट 10 ODIs में कितने विकेट लिए हैं, ऐसे रिकॉर्ड अगर हमें मेंटेन करने हैं। फिर सपोज दैट कि बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें कि सपोज आप एक स्टूडेंट हो और आपने मैथ्स का पेपर दिया है, तो आपके टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं क्लास 8 में, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करना है, मतलब आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आएंगे, कभी आपके कुछ मार्क्स आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, कभी एक जैसे आएंगे। तो सारे के सारे मार्क्स को मुझे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके मुझे उसको एक, या तो ग्राफिकली या किसी भी तरीके से मुझे उस पूरे डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग की बहुत सारी प्रोसीजर होती है कि पिक्टोग्राफ के थ्रू, मतलब ग्राफिकली हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे पिक्टोग्राफ में डेटा, मतलब किस तरीके से डेटा हैंडल हो रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपने अर्लियर क्लासेस में वैसे पढ़ा है कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे चैप्टर 8, सॉरी, क्लास 8 के चैप्टर 5 में ये टॉपिक आया है तो हमें पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी इसमें बनेंगे, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है। बस आपको देख के एनालिसिस करके यहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो चलो, मैं आपको बताती हूँ कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब हमें डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट्स, हमें ये आइडिया देना है एकदम क्लियरली कि पिक्चर के थ्रू व्हाट एक्चुअली डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिक्चर्स देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसमें इतनी इतनी पिक्चर्स हैं, तो ये डेटा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अपिक्टोग्राफ। अपिक्टोग्राफ क्या होता है देखते हैं। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल की हेल्प से हम पिक्टोग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कार है, इस कार को 100 कार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक कार का जो सिंबल है वो 100, नंबर ऑफ 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स, मतलब अगर एक सिंबल बना है दैट मीन्स 100 कार्स, ठीक है। तो जुलाई के मंथ में 1, 2 एंड हाफ, कितनी, 1 कार, 2 कार एंड हाफ, मतलब ये हो गया आपका 100, दिस वन इज ऑल्सो योर 100 एंड दिस वन इज 50। तो टोटल नंबर ऑफ कार आपकी कितनी हो जाएंगी, 250, ठीक है। ये जो सिंबल है ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 100 का हाफ कितना होगा आपका, 50 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल्स जो हैं ये कार की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सिंबल एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा ये हम आपको पहले ही क्लियर करेंगे, या क्वेश्चन में चीजें पहले से क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगस्त के मंथ में कितनी कार्स आई, तो 300, 1, 2, 3, दैट मीन्स 3 into 100, तो यहाँ पे देखो 300। अब सितंबर में कार की जो क्वांटिटी है वो हमें बतानी, तो यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 400, मतलब 4 into 100, क्योंकि 4 कार है और एक कार का जो सिंबल है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4 into 100, ठीक है। हाउ मेनी कार वेयर्स प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई। अब आपको बताना है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि मंथ ऑफ जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस हुई, कितनी कार का प्रोडक्शन हुआ, मतलब कितनी कारें बनी, कितनी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 250 कार्स, कितनी होंगी, 250 कार्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, किस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस हुई है, तो वो हुई है सितंबर के मंथ में, किस मंथ में, सितंबर, कितनी हुई थी, 400, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो समझ में आया पिक्टोग्राफ क्या होता है, किसी भी पिक्चर के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बता देते हैं, और उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के थ्रू, पिक्चर हमें बताता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होगी या कितने होंगे, इसलिए हम उसको कहते हैं पिक्टोग्राफ, क्योंकि पिक्चर के थ्रू हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ क्या होता है, क्योंकि उसमें बार्स बने होते हैं इसलिए उसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। A display of information using bar of uniform width, their height being proportional to respective values, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बार है वो यूनिफॉर्म विड्थ का होगा, मतलब उसकी जो विड्थ होगी वो सब में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मतलब यूनिफॉर्म विड्थ होगी और हाइट होगी उसकी जो कि प्रोपोर्शनल होगी टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज, मतलब उसकी जो हाइट होगी वो प्रोपोर्शनलिट होगी, मतलब कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगी कितनी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बार ग्राफ कैसा होता है समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, मतलब ये एक जो नंबर्स हैं ये गिवन है क्लास 8 के स्टूडेंट के, और यहाँ पे हमें दिया है कि किस किस ईयर में कितने कितने स्टूडेंट थे। तो 2003 से 4 में यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, तो ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है 100 तक, ठीक है। फिर 4 to 5 में यहाँ पे 200 स्टूडेंट, 5 to 6 में यहाँ पे 250, देन 6 to 7 में 300 एंड 7 to 8 में 350। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी मतलब जो हाइट है बार की वो आपको क्वांटिटी बता रही है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, उसकी क्वांटिटीज बता रही है, ठीक है। देखो बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, जो भी बार की हाइट होगी वो आपकी कैटेगरी की हाइट मतलब क्वांटिटी शो करेगी, ओके। बार आर इक्वल विड्थ विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बार होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, और उनके बीच में यहाँ पे भी जो गैप होता है ये भी इक्वल होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है जब हम बार ग्राफ को बनाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो नाउ वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है बार ग्राफ ये हमें आपको बताना है। तो बार ग्राफ हमें बता रहा है कि किस एकेडमिक ईयर्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो क्या बता रहा है बार ग्राफ, हमें बता रहा है कि एकेडमिक ईयर्स by number of students in class 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गए, तो वो किस ईयर में हो गए, वो हो गए
2007 to 08। ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कितने हैं, 350। तो हम क्या बोलेंगे कि 2007 टू 2008 के ईयर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इंक्रीज होके कितने हो गए थे, तो 350 हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम है, तो वो है 2007 टू 08 में। ठीक है, अब state whether true or false. The number of student during 2005 to 6 is twice that of 3 to 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे मतलब 250 थे, और ये ट्वाइस हो गए किसके, 100 के। नहीं, ये ट्वाइस तो नहीं है 100 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वांटिटी 200 होती तो हम कह सकते कि हाँ, यहाँ पे हमारी जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए, ट्वाइस हो गए। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। देखो, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे वो बार ग्राफ जो होंगे वो टू सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे सिर्फ एक सेट ऑफ डेटा कर रहे थे, यहाँ पे टू सेट ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब एक के बाद एक। जैसे यहाँ पे व्हाइट वाला जो बार है ये अलग डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये डार्क वाला बार है शेडेड वाला, ये अलग डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा। जब डेटा को हम एनालिसिस करते हैं तो ये कंपैरेटिवली बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स गिवन है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये 2 इयर्स का है। एक जो ब्लैंक वाला जो शो हो रहा है वो 5 to 6 का है, और डार्क वाला जो शेडेड वाला है वो 6 to 7 का है। ठीक है, तो देखो लाइट वाले में मैथ्स में कितने मार्क्स थे, 30। कितने थे, 30। मतलब मैथ्स में 30 मार्क्स थे, एक स्टूडेंट को कितने थे, 30। और डार्क वाले में मतलब 2005 से 2006 में जो मैथ्स का एग्जाम हुआ था उसमें उसके 30 मार्क्स आए, बट जब 6 to 7 में दिया तो उसके मार्क्स आ गए 60। सिमिलरली सोशल स्टडी में कितने मार्क्स थे, 50 थे, बट सोशल स्टडी में बाद में कितने हुए, 55, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, 55। ठीक है, फिर साइंस, साइंस में कितने मार्क्स थे, तो साइंस में थे 40 मार्क्स। ठीक है, और बाद में साइंस में कितने मार्क्स थे, तो साइंस जो है वो हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये 50 है और ये 45 है, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, 40 और 45 के सेंटर पे आ रहा है, तो ये 45 हो गया। ठीक है, फिर देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, तो यहाँ पे भी 50 थे और यहाँ पे भी ये 45 हो गया। फिर हिंदी में कितने मार्क्स हैं, तो 60 हैं। ठीक है, तो इधर जो ये 2006 और 7 में भी 60 थे हिंदी में, और 5 और 6 में भी 60 थे। फिर इंग्लिश में 2005 और 6 में 50 थे, और इंग्लिश में 2006 एंड 7 में 45। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस कर दिया, डेटा को कंपेयर कर लिया, सब्जेक्ट और स्टूडेंट के जो भी मार्क्स गिवन है वो पूरे के पूरे हमने कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको, तो क्या देता है ये, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ द डेटा। ये डबल बार ग्राफ क्या करता है, कंपैरिजन ऑफ डेटा। ठीक है, तो आपको इसमें पूरी डेफिनेशन लिखनी कि अ बार ग्राफ इज शोइंग टू सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ द डेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई। इंप्रूव मोस्ट का मतलब पहले बहुत कम होगी देन बहुत ज्यादा होगी। दैट मीन्स 5 और 6 में, 2005 एंड 6 में जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो बहुत कम होंगे, लेकिन जब 6 और 7 है तो एकदम से मार्क्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो भी जो मतलब परफॉर्मेंस थी वो एकदम से सडनली इंप्रूव हुई। तो कहाँ पे हुई है, वो मैथ्स में हुई है। पहले 30 मार्क्स थे, फिर अचानक से 60 आ गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैथ्स में जो परफॉर्मेंस थी वो सडन
इम्प्रूव हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिट्रियोरेटेड, मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें परफॉर्मेंस क्या हो गई, डिट्रियोरेटेड हो गई। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डिट्रियोरेटेड हो गई, मतलब खराब होगी, बिगड़ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में बिगड़ी, तो वो है हमारी इंग्लिश। इंग्लिश में पहले 50 मार्क्स थे, ठीक है, और फिर 45 हो गए, तो कम हो गए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो परफॉर्मेंस थी वो डिट्रियोरेटेड हो गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज परफॉर्मेंस एट पार, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस पार हो गई, दैट मीन्स एट पार मीन्स सिमिलर, बराबर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था, तो वो था हिंदी। हिंदी में जो परफॉर्मेंस थी वो सेम थी, बराबर थी। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो थिंक, डिस्कस एंड राइट। आप भी सोचिए, डिस्कस कीजिए और लिखिए कि इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार ऑफ बार ग्राफ, would it change the information being conveyed? Why? So this is the homework for you because it is question which is related to analysis. So it is the homework for you. Please analysis करिए और इसका आंसर करिए. So now we have draw an appropriate graph to represent the given information. So we have very first month. आपको यहाँ पे क्या करना है, appropriate graph बनाना है. month, number of watches sold in July 1000, अगस्त में 15,000, सितंबर में 15,000, अक्टूबर में 2,000 एंड नवंबर में 2,500 एंड दिसंबर में 1,500. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके लिए एक अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है. ठीक है, सो वेरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, फिर बाकियों के लिए मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है वॉचेस के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना. देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, तो दिस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पिक्टोग्राफ लेना होगा. ठीक है, सो नाउ वी आर टेकिंग हियर वन पिक्टोग्राफ. so for pictograph, first of all I will take line for making table here. so this is the line. now देखो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको हम सबसे पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं. ठीक है, तो 1000, 1500, 1500, 2000, 2500 एंड 1500. यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट की हो जाएगी 1000, फिर हो जाएगा 1500, अगेन 1500, यहाँ पे भी 1500, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 2500. ठीक है, देखो ऐसे ही है. अब आपको नंबर ऑफ वॉच सोल्ड बताना है, तो यहाँ पे आपको आपकी जो वॉच है, मतलब ये है आपकी वॉच. ठीक है, यहाँ पे आपके नंबर्स गिवन है, दिस इज योर वॉच. तो एक वॉच जो होगी वो इस एक वॉच जो होगी वो 1000 वॉचेस को रिप्रेजेंट करेगी. कितने वॉचेस को, 1000 वॉचेस को. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे कितनी वॉच आएंगी, यहाँ पे सिंगल वॉच आएगी. ठीक है, फिर यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे आपकी अगेन एक वॉच एंड एक वॉच आधी. ठीक है, ऐसे. तो देखो यहाँ पे 1500 है, मतलब हाफ जो है ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब हाफ को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ 1000, दैट मीन्स 500 वॉचेस. ठीक है, सितंबर में भी सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपकी 500 वॉचेस होंगी. देखो, ठीक है,
फिर यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ पे आपकी 2 वॉचेस होंगी, एक ये, ठीक। फिर यहाँ पे कितनी 2500, तो यहाँ पे आपकी कितनी वॉचेस होंगी, 2 पूरी होंगी और एक आपकी हो जाएगी हाफ, ठीक है। फिर यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट वॉच होगी और एक हाफ, ठीक है। आगे समझ में आपको कि किस तरीके से ये बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज योर चिल्ड्रन हु प्रेफर स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी वॉकिंग, साइकिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बच्चे स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो वॉक करके जाते हैं, कुछ साइकिलिंग करके जाते हैं स्कूल ए में, स्कूल बी में एंड स्कूल सी। तो इसके लिए आप किस तरीके से बारग्राफ बना सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा बारग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी हुई है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बनाने हैं ग्राफ्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कूल ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। और स्कूल अब यहाँ पे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जो हमारा स्मॉल वाला जो होगा ये वाला, ये हमारा वॉकिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो हमारा डार्क वाला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, मैं इसको इसका कलर चेंज कर देती हूँ एक्चुअल में, क्या, क्योंकि मेरे को डार्क बनाने में बहुत मतलब टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा कलर चेंज कर देते हैं। तो जो रेड कलर होगा वो साइक्लिन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नंबर्स ले लेते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, 15 से स्टार्ट है। तो पहला हम ले लेते हैं 15, दूसरा लेते हैं 25, तीसरा हम लेते हैं 35, फिर ले लेते हैं 45, फिर लेते हैं 45 के बाद 55, फिर लेते हैं 65, ठीक है। दीज आर द नंबर रिप्रेजेंटेशन। सो अब हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्लैक कलर यूज करेंगे, ठीक है। तो स्कूल ए हम यहाँ पे बना लेते हैं, स्कूल ए, ये हो गया हमारा स्कूल बी एंड ये हो गया स्कूल सी, ठीक है। तो स्कूल ए में वॉकिंग कितने लोग करते हैं, 40 लोग, तो मतलब यहाँ तक आएगा कुछ। तो ये मैंने बना दिया, स्कूल ए में ये लोग कर रहे हैं वॉकिंग, ठीक है। और साथ में साइकिलिंग कितने कर रहे हैं स्कूल ए में, 45, तो यहीं से थोड़ा सा ऊपर 45 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, स्कूल बी। स्कूल बी में 55 लोग वॉकिंग कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ तक आएगा, मतलब 55 लोग वॉकिंग कर रहे हैं स्कूल बी में, ठीक है। और साइकिलिंग कितने लोग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ 55 साइकिलिंग कर रहे हैं 25, तो 25 हमारा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं स्कूल सी, 15 लोग हमारे वॉकिंग कर रहे हैं, तो 15 तो हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे जो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं वो कितने हैं, 35, तो वो यहाँ पे आएंगे, ऐसे हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे समझ में कैसे बनाना है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, तो इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे हमने कौन सा एग्जाम्पल दे दिया, ये है डबल ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। एक्चुअल में क्या होता है, जो डेटा हमारे पास आता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो वो डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास आया था ये वाला डेटा, जैसे ये वाला डेटा है, ये डेटा है, तो इस ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के जो डेटा होते हैं इन्हें हम कहते हैं रॉ डेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें हम, रॉ डेटा। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फेरेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमैटिकली। क्योंकि रॉ डेटा है जिसको देख के हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, तो उसको एक मीनिंगफुल सेंस में लाने के लिए हम उस डेटा को सिस्टमैटिकली फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइदर पिक्टोग्राफ, आइदर बार ग्राफ, आइदर डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है,
उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम उसको मीनिंगफुल इन्फेरेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटा को सिस्टमैटिकली बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों से उनके फेवरेट सब्जेक्ट पूछे गए। द रिजल्ट वेयर एज लिस्टेड बिलो, और रिजल्ट जो है वो नीचे दिया है। तो देखो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा तो किसी ने आर्ट बताया, किसी ने मैथमेटिक्स, किसी ने साइंस, किसी ने इंग्लिश, किसी ने मैथ्स, इस तरीके से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने, मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स बता दिए। ठीक है, अब इस रॉ डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, हम एक इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रुप ऑफ डेटा है इसको सिस्टमेटिकली हम कैसे बनाएंगे। तो सिस्टमेटिकली बनाने के लिए हमें सबसे पहले आर्ट लेना पड़ेगा, फिर मैथ्स लेनी पड़ेगी, फिर साइंस लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इंग्लिश लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इंग्लिश के बाद और कौन सा सब्जेक्ट रेस्ट रहता है, हिंदी भी है क्या, नहीं, ठीक है। तो अब हम काउंट करेंगे आर्ट कितने लोगों ने लिया, तो 1 2, हम ऐसे कट कर देते, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टूडेंट्स ने आर्ट्स लिया। मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, मैथमेटिक्स 5 लोगों ने लिया। साइंस 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने साइंस लिया। देन इंग्लिश 1 2 3 4, ओनली 4, ठीक है। तो देखो, ये हमने एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। अब इसको और अच्छे से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बार ग्राफ यूज करेंगे या कुछ भी ग्राफ यूज करके इसको हम बना लेंगे, या इसके लिए हम और भी क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, ये जो डेटा है, ये जो मार्क्स है, इसको सिस्टमैटिकली बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, देखो, तो यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। फिर इसको सिस्टमैटिकली बनाने के लिए हम इसके लिए टेली मार्क्स का यूज करते हैं। अब टेली मार्क्स क्या होता है, ये मैंने 6th क्लास में भी पढ़ाया है, आप लोगों ने भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो चेकआउट कर लीजिए मेरे 6th क्लास के वीडियो, या फिर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड है, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे आपको एक बार और बताती हूँ। टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टेली मार्क्स क्या होते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लाइन, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइन, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लाइन, हम ऐसे कट कर देते हैं। और 10 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे 2 बार लिख के ऐसे करते हैं, तो ये 10 होता है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ टेली मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट्स में 7 स्टूडेंट है, तो ये 5 और 6 7, फिर इसमें 5 है मैथ्स में, तो ये 5 आ गए, यहाँ पे 6 है तो ये 6, 4 है तो 4, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें टेली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है। नाउ try this. A group of students were asked to say which animal they would like most to have as a pet. The result are given below. चलो एक मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है, तो जिससे आपको टेली मार्क्स भी बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे कि टेली मार्क्स कैसे यूज होते हैं। सो वी हैव ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लाइकिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और टेली मार्क्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे उनके काउंट आ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सॉरी सॉरी, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके एनिमल्स। क्या आ जाएंगे यहाँ पे आपके एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके टेली मार्क्स, और यहाँ पे होंगे आपके काउंट, जो भी टोटल नंबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ एनिमल, ठीक है। तो देखो, वेरी फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे डॉग। डॉग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 डॉग्स है। टेली मार्क्स कैसे बनेगा, ये बन गया टेली मार्क्स। नेक्स्ट है कैट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गई आपकी कैट, कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट है फिश, 1 2 3, कितनी है फिश की क्वांटिटी, 3,
1 2 3। फिर नेक्स्ट है आपका रैबिट 1 2 3 4। तो यहाँ पे रैबिट कितने हैं, तो वो है 4 1 2 3 4, आगे 4। फिर नेक्स्ट और लास्ट कौन सा बचा, काउ 1, ओनली 1 काउ, तो काउ के काउंट कितने होंगे 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेलीमार्क्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव ग्रुपिंग द डेटा। अब डेटा को ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शो द अक्यूरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्री सेवरल टाइम्स। मतलब चॉइस के हिसाब से डेटा यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट इज लाइक्ड बाय 7 स्टूडेंट्स, आर्ट्स को 7 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, मैथ्स को 5 स्टूडेंट्स। सो ऑन द टेबल this information can be displayed graphically using pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we deal with a large data. For example, consider the following marks out of 50 obtained in mathematics by 60 student of a class 8. मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो मतलब obtained in mathematics by 60 student, मतलब क्लास 8 का डेटा गिवन है। ठीक है, और क्लास 8 में 50 में से कितने कितने मार्क्स मिले हैं 60 स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपका ग्रुप है स्टूडेंट्स का, दिस इज द स्टूडेंट्स ग्रुप। 0 to 10 को 2 है, मतलब 0 to 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 को टेलीमार्क से यहाँ रिप्रेजेंट किए। 10 to 20 के 10, यहाँ पे 10, 20 से 30 में कितने आ रहे हैं, तो 21 स्टूडेंट है। फिर 30 से 40 में कितने, तो इस तरीके से देखो ग्रुप ऑफ डेटा जो है वो गिवन है। अब ये 0 to 10 तो ये सब कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है कि 21 कितनों को आया 1, देन 21 2, देन 21, सिर्फ 2 लोगों को 21 मिले। ठीक है, तो देखते हैं 21 मतलब 20 to 30, तो 2 लोगों को 21 है, लेकिन और भी 30 तक और भी मार्क्स हैं, तो इस तरीके से वो उनकी पूरी काउंटिंग गिवन है और टोटल गिवन है। जैसे 0 to 10 कितने बच्चे जिनको 0 to 10 के बीच में मार्क्स मिले, तो एक 7 है एक 5 है, सिंगल नंबर और नहीं है, तो 2 ही लोग ऐसे हैं, और एक ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको 0 to 10 के अंदर मार्क्स है, 2 लोगों को। तो ये टैली से रिप्रेजेंट, तो टैली रिप्रेजेंटेशन तो आप ग्रुप ऑफ डेटा में समझ गए कि कैसे हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डेटा को कलेक्ट करना है और कैसे हमें टैली मार्क्स में लिखना है। ठीक है, नाउ स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यहाँ पे 550 वर्कर की जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है वो गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, डेली इनकम है वर्कर्स की, और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर, मतलब 45 वर्कर की कितनी इनकम है डेली की, 25 वर्कर की डेली कितनी इनकम है, इस तरीके से नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे डेली की इनकम उनकी गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है उसका साइज क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या साइज है, 100 माइनस 125 कितना होता है 25, 125 माइनस 50 25, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको 25 इंटरवल है। ठीक है, विच क्लास हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो देखो 140 है कौन सी क्लास की, ये है आपकी 200 टू 225 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 140। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका विच क्लास हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, तो ये 20 है, किस क्लास की है ये 300 टू 325 की है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 टू 275। अपर लिमिट आपको बतानी है क्लास की 250 टू 275, तो ये 250 है और ये 275 है, तो आपको क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या बतानी है, तो अपर लिमिट होगी आपकी कितनी 275। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी की सेम फ्रीक्वेंसी, तो ये 55 जो है 150 टू 175 एंड 250 टू 150 टू 175, और नेक्स्ट है 225 टू 250, इन दोनों क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है 55 है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव बार्स विथ अ डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बार है बट कुछ डिफरेंस के साथ है। लेट अस अगेन consider the ground frequency distribution of the marks obtained by 60 student in mathematics text। जैसे अभी हमने पहले देखा टेलीमार्क्स के केस में, सिमिलर है यहाँ पर भी कि हमें मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखो अगेन 0 to 10 को मतलब 2 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 0 to 10 के बीच में है। फिर 10 स्टूडेंट को 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं। फिर 21 स्टूडेंट को 20 से 30 के बीच में मार्क्स हैं। 19 स्टूडेंट को 30 से 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज displayed graphically as an adjoining graph. Is this graph in any way different from the bar graph which you have drawn in class 6th? क्लास 6 में आपने जो ड्रॉ किया था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। ऑब्जर्व दैट हियर वी हैव रिप्रेजेंटेटेड द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो 0 10 20 30 40 50 60 मार्क्स ऐसे ही 0 10 30 20 40 50 60, और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपको ये बताना है कि दो स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 0 to 10 के बीच में है। तो यहाँ पे 0 to 10 के बीच में ये दो स्टूडेंट्स आ गए, इसको ऐसे बनाना है। फिर 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट आएंगे, तो ये आ गए आपके 10 स्टूडेंट। फिर 20 से 30 के बीच में आपके 21 स्टूडेंट। फिर 30 से 40 के बीच में 19 स्टूडेंट। फिर 40 से 50 के बीच में 7 स्टूडेंट। फिर 50 से 60 के बीच में 1 स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बार विथ डिफरेंस। ये हो गया आपका बार विथ डिफरेंस का एग्जाम्पल। Now, on horizontal axis, the height of the bar shown the frequency. Horizontal axis जो थी, मतलब ये वाली जो axis थी, ये इसकी frequency बता रही है, ये वाली बार की। ठीक है, और also there is no gap between the bars. Bars के बीच में कोई gap नहीं है. There is no gap between the class interval. और class interval के बीच में भी कोई gap नहीं है। ठीक है, The graphical representation of data in manner is called histogram. इसे हम कहते हैं, इस टाइप के ग्राफ को हिस्टोग्राम। जो ऐसे कनेक्टेड ग्राफ होते हैं जिनमें जो बार्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ऐसे जो ग्राफ होते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राफ। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम। देखो यहाँ पे क्या है, जैग्ड लाइन। मतलब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं जैग्ड लाइन, ये ऐसी होती है, और इसको ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, has been used to along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20। ये ब्रोकन लाइन या जैग लाइन ये शो करती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी नंबर हम शो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट 20 से नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर शो हो रहा है इस तरफ, और इधर एज इन ईयर। ठीक है, तो देखो 20 से 25 के बीच में, मतलब 20 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स के बीच में कितने टीचर्स आते हैं, तो 4 टीचर्स आते हैं। ठीक है, फिर 25 से 30 के बीच में 5 टीचर्स आते हैं। फिर 30 से 35 के बीच में 6 टीचर्स आते हैं। 35 से 40 के बीच में 3 टीचर्स। 40 ईयर्स से लेके 45 के बीच में 20 टीचर्स, एंड लास्ट 45 टू 50 के बीच में 5 टीचर्स। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम। इसमें आपको पॉइंट रिमेंबर कौन कौन से करने हैं, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विथ नो गैप इन बिटवीन। बार की जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी, बट इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रेंज डिवाइडेड इन द इंटरवल ऑफ 5 ईयर इन केस। ठीक है, समझ में आया हिस्टोग्राम। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Now we have question here. Observe the histogram and answer the question given below. यहाँ पे हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, ये क्या है हमारा, दिस इज द ब्रोकन पॉइंट या ब्रोकन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस हिस्टोग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th
और यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब ये गर्ल्स गिवन है और ये उनकी हाइट गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पे गर्ल्स की हाइट गिवन है, क्या है, गर्ल्स हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे गिवन है। क्लास सेवेंथ की गर्ल्स की हाइट गिवन है इन सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम गर्ल्स हैं, ठीक है, तो वो है 140 टू 145 इंटरवल वाला, ये वाला, इसमें कितनी गर्ल्स आती हैं, 7 गर्ल्स आती हैं, ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, ऐसी कौन कौन सी गर्ल है जिनकी 145 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा हाइट है, एंड मोर है ना, तो 145 से ज्यादा हाइट मतलब 145 और 50 के बीच में 4 गर्ल्स आ रही है, और 150 से 155 में 2 आ रही है, और 155 से 60 में 1 आ रही है, तो कितनी गर्ल्स हो गई, 7 गर्ल्स। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 गर्ल्स जिनकी हाइट 145 से ज्यादा है। If we divided the girls into the following three category, how many would be there in each? तो पहली कैटेगरी की ग्रुप ए की 150 सेंटीमीटर एंड मोर में कितनी गर्ल्स आ रही हैं, ग्रुप ए, तो हम यहीं पे बना लेते हैं ग्रुप ए, फिर ये हो जाएगा हमारा ग्रुप बी, और ये हो जाएगा हमारा ग्रुप सी, ठीक है। देखो ग्रुप ए ग्रुप, इसमें हमको पहले वाले में बताना है 150 से ज्यादा, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें 150 से ज्यादा बतानी है, तो 150 से ज्यादा कितने हो जाएंगे, 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएंगी 3 गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर लेस देन 150, मतलब 140 सेंटीमीटर लेस देन 145, समझ आया, मुझे भी नहीं आ रहा, रुको, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, मतलब हमें बतानी है 140 और 145 के बीच में, मतलब 145 से कम और 140 से ज्यादा, तो कितनी है, 7 गर्ल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत घुमाता है, आप उसको अच्छे से रीड करिए, अगर आप प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, दैट मीन्स 140 150 के बीच में, ठीक है, लेस देन 140, अब यहाँ पे हमें 140 से लेस देन, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 गर्ल्स, ठीक है, दिस इज द आंसर। सो वी हैव नाउ एक्सरसाइज हियर 5.1, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा, आपको इनको रीड करना और ये बताना है कि किसके लिए आप हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। वेरी फर्स्ट, द नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग, मतलब पोस्टमैन के बैग में जो एरियाज बैग में जो लेटर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप हिस्टोग्राम का यूज करेंगे, तो आपको इसका आंसर देना है। सॉरी, देखो ए क्वेश्चन में लेटर्स बताना है ऑफ डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग, ठीक है, बी में बताना है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन अ एथलेटिक्स मीट, ठीक है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, फिर यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट स्टेशन, तो यहाँ पे AM to PM, मतलब यहाँ पे एक आपको क्लास इंटरवल शो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर, अब हाइट जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे भी आपको क्लास इंटरवल शो हो रहा है, तो हिस्टोग्राम का यूज कहाँ पर होता है, हिस्टोग्राम का यूज वहां होता है जहां पे आपको क्लास इंटरवल का यूज दिखाई देगा, तो क्लास इंटरवल हमें बी एंड डी ऑप्शन में यूज हो रहा है एंड ए एंड सी में नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया हिस्टोग्राम कहाँ यूज होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु come to departmental store are marked as man M, woman W, boy B and girl G. The following list given are the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency table using telemarks. Draw a bar graph.
आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें कि आपको टैली मार्क्स का यूज करना है। तो देखो ये कैसे बनेगा, तो रुको मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी आपके लोग आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपके टैली मार्क्स और यहाँ पे आ जाएगा नंबर टोटल, ठीक है। और इसको मैं कवर अप करती हूँ, कुछ ऐसा होगा। मैं इसको भी कवर कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके टैली मार्क्स, यहाँ पे टोटल नंबर, और यहाँ पे आ जाएंगे कौन, शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन वुमेन। तो यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे हु कम्स, तो हम यहाँ पे हु कम्स लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके मैन, फिर है वुमन, फिर है बॉय और फिर है गर्ल, ठीक है। तो मैन कितने हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं 15। पहले हम काउंट कर लेते हैं, W कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हैं 28। अब बॉय कितने हैं, 1 2 3 4 5, बॉय है 5। गर्ल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी गर्ल्स हैं, 12। अब इनके लिए हमें टैली मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। तो टैली मार्क्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज करती हूँ। तो 15 के लिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 28, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर एक और आएगा 1 2 3 4 5। अब देखो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 25। अब आपको बनाने हैं 3 और, तो मैं बीच बीच में लिख देती हूँ, कितने हो गए 26 27 और ये हो गया आपके 28, ठीक है। अब 5 के लिए 1 2 3 4 5, 12 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए और 1 2, तो ये हो गया आपके 12 के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, ये आपका वीकली वेजेस दिया है वर्कर्स का एक फैक्ट्री में, ठीक है। यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल ऑफ 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास हम अगर टेलीमार्क्स बनाते हैं तो ये आप उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे 800 to 810 है, देन 810 to 820 है, फिर उसके बाद क्या है 810 to 820 है, फिर आपके पास ये 10 का आपको डिफरेंस लेना है, तो 820 to 830 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका होगा 830 to 840 हो जाएगा, ठीक है। फिर 840 to 850 हो जाएगा, फिर 850 to 860 हो जाएगा, फिर 860 to 870 हो जाएगा, ठीक है। अभी 78 के बाद भी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 870 to 880, और उसके बाद भी अगर गिवन है तो वो हो जाएगा 890 में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इतने देख लेते हैं, इनके हम टैली मार्क्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 800 to 810 में कितने वर्कर्स आते हैं, तो 800 to 810 में, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे जो 810 से कम होंगे। तो 810 से कितने कम है, 1 2 3, सिर्फ 3 है, यहाँ पे आएगा 1 2 3। फिर 810 से 820, तो ये हो गया 120 से कम चाहिए हमको यहाँ पे, ठीक है। टू, तो यहाँ पे आ गया हमारे 2, ठीक है। अब 820 से 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में 1, ओनली 1। फिर 820 से 830 से 40 के बीच में, तो
देन 8:30 से 8:40 के बीच में 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। फिर 8:40 से 50 के बीच में, तो 40 to 50 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में 1, 50 से 60 के बीच में सिर्फ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 60 to 70 के बीच में, तो 1 2 ओनली 2 1 2। फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं 870 to 880 एंड 880 to 890 के लिए टेली मार्क्स। तो 870 to 880 के बीच में कितने आएंगे, 870 to 880 मतलब 1 और ओनली 1, ठीक है। फिर 880 से 890 1, यहाँ पे 1। फिर 890 टू 900, इसके बीच में आएगा 1 2 3 4, ठीक है, सिर्फ 4 आ रहा है, 1 2 3 4। कुछ रिमेनिंग है, देखो ये रिमेनिंग रहेगा, तो ये कहाँ पे आएगा 860, मतलब ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक करके देख लेना, इसको करना ऐसा ही। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions। तो आपको क्या करना है, जो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन आपने बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके लिए आपको एक हिस्टोग्राम बनाना और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, ठीक है। तो चलो, ये हमारे पास एक जो क्लास इंटरवल गिवन है, इसके लिए हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें 30 वर्कर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्कर्स और उसके यहाँ पे आएगा हमारा डेटा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा डिवीजन। तो हमें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा 800 to 810 के बीच में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं और इस तरीके से इसको बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवीजन जो है वो काफ़ी बड़ा है ना। तो ऐसे बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस जो डेटा को मैं एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लो। पहले मैं 800 से 900 तक डेटा बना लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा 800 to 10, ठीक है। फिर 8 10 to 20, फिर 8 20 to 30, 8 30 to 40, 8 40 to 50, फिर 8 50 to 60, 8 60 to 70, 8 70 to 80, 8 80 to 90, 8 90 to 8 90 to 900, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम वर्कर्स बना लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, 30 वर्कर्स हैं टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर्स बना लेते हैं। तो नंबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा नंबर स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे 1। ये पूरे नंबर 30 होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको 30 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे बनेगा ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 10 9 8 7 एंड 6, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। सो 8 पहले वाले में 3 आएगा, पहले वाले में कितने हैं 3, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे 3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर सेकंड वाले में कितने आएंगे 2, फिर 1, है ना, तो सेकंड वाले में आएंगे 2, फिर लास्ट वाले में आएंगे 1। अब देखो क्या है कि इनका जो ये है ये सेम होना चाहिए, तो पहले मैं यहीं यहीं पे बना देती हूँ, फिर हम उसका नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, फिर नेक्स्ट वाले में कितने आने हैं हमारे पास, तो ये होंगे 10 और 5, तो नेक्स्ट पे आने चाहिए 10। तो नेक्स्ट वाला हमारा कुछ एक काम करते हैं, इसको हम पहले रब कर देते हैं और फिर से ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारे आएंगे 3, देन 2, फिर 1, है ना। तो सबसे पहले हम इसका 3 बनाते हैं बड़ा सा थोड़ा, ये हो गया हमारा 3। फिर आएगा हमारा 3 के बाद क्या आएगा 2 एंड 1, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2, तो 2 कुछ ऐसा होगा, फिर 1 हमारा कुछ ऐसा होगा, फिर उसके बाद आएगा 10, तो 10 के लिए हमें पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लेनी है और कुछ ऐसा हमारा बनेगा। ठीक है, मैं रफली बना रही हूँ, आप फेयरली बना लेना। फिर 10 के बाद आएगा आपका 5 1 3, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट 5, मतलब यहाँ पे है 5, और फिर आएगा 1, फिर आएगा आपका 3, तो ये 3 आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, देन 3 के बाद आपका आने वाला है 1 1 4, तो ये हो गया आपका 1 1 एंड 4, 4 कहाँ तक होगा यहाँ तक होगा, 3 के थोड़े ऊपर होगा ये। तो ये सारा जो है ये आपका ईयर वाइज होगा, इसको आप बना लो। चाहो तो ये वाला पोर्शन एक बार रब करके इसको प्रॉपरली यहाँ से ड्रॉ कर लो ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और आप भी इसको अच्छे से बना सको। तो देखो मैं इसके लिए आपको ब्लैक कलर से लिखती हूँ, ये है मेरा 900 और ये है 890, फिर यहाँ पे आएगा आपका 90 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 880। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका है 800 टू 10 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से आप इसको पूरा लिख के और हिस्टोग्राम को बना सकते हो। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर which student of particular class watched television during holidays is shown through the given graph। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है कि जो आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं फॉर विच स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन, मतलब स्टूडेंट्स ने टेलीविजन देखा हॉलीडे के दिन, बट किसका किसका कितना वॉच आवर्स है, मतलब किसने कितने टाइम तक के देखा है उसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमें बताना है इसमें से इन क्वेश्चंस के आंसर देना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और यहाँ पे आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, मतलब हॉलीडे के दिन कितने घंटे इन लोगों ने टीवी देखी। तो हमको बताना है कि हाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इधर स्टूडेंट्स है और ये आवर्स है, तो मैक्सिमम मतलब 32, तो कितना होगा इसका आंसर 32 स्टूडेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने, मतलब हाउ मेनी आवर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, तो 32 स्टूडेंट ने कितने 4 to 5 आवर्स की टीवी देखी। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स,
तो 4 आवर्स से कम टाइम पे कितने स्टूडेंट ने टीवी देखी, तो 22 + 8 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 8 9 सॉरी ये हो गया 34, तो दिस इज द 34 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 आवर्स से ज़्यादा 8 + 6 स्टूडेंट, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 14 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख के आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। ग्राफ बहुत इजी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है, टेलीमार्क्स क्या होते हैं, फिर उसके अलावा हमने देखा हिस्टोग्राम। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़िए। आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर। सो बाय बाय, थैंक यू।